ब्लॉक किया गया मैसेज और पतिदेव की छेड़छाड़। नंदिनी राजपूत ने अपने फ़ोन पर नज़र डाली और देखा कि यह आयशा राजपूत का नंबर था। बिना मैसेज पढ़े ही उसने उसे डिलीट कर दिया और नंबर को ब्लॉक कर दिया। वह अब राजपूत परिवार से कोई वास्ता नहीं रखना चाहती थी। वे जो कुछ भी कहें या करें, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। श्रीमती चौहान आज काफ़ी गुस्से में लग रही हैं। रणवीर चौहान ने अपना सिर झुकाया। उसके होठों से एक धीमी सी हंसी निकल गई क्योंकि उसके पतले होंठ नंदिनी के कान के निचले हिस्से को छू रहे थे। जलन हो रही है तो क्या मैडम उन औरतों को सबक सिखाने की योजना बना रही हैं जिनकी नज़रें मुझ पर हैं? नंदिनी उसके सहारे टिक गई। वह उसके शब्दों में छिपी भावना को समझ नहीं पा रही थी। इस आदमी को पक्का पता होगा कि मैंने आज सुबह मीना और लिली को कैसे सबक सिखाया था। क्या ये कोई पूछताछ है या कुछ और? कहा जाता है कि कुछ आदमियों को ये पसंद नहीं होता कि उनकी पत्नियां उनके रोमांटिक मौक़ों में दखल दें और उन्हें आसानी से ईर्ष्यालु या शक करने वाली का नाम दे दिया जाता है। तो वह रणवीर किस किस्म का इंसान है? प्यार में खो जाने का डर। नंदिनी, इस तरह के इंसान को डेट करते समय अपनी सारी समझदारी मत खो देना। प्यार के सामने खुद को पूरी तरह से खो देना एक ऐसी चीज़ है जिसका हक सिर्फ किसी कमसिन लड़की को होता है। जाने से पहले रोहन के कहे गए आखिरी शब्द अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे। मैं बहुत थक गई हूँ, मैंने पूरे दिन ज़्यादा आराम नहीं किया। नंदिनी ने उसे सीधे जवाब नहीं दिया, बल्कि धीरे से उसके कपड़े खींचे। उसके चेहरे के भाव नर्म हो गए। चलो घर चलते हैं। पहले मुझे ये बताओ कि तुम उन लोगों को कैसे सबक सिखाने की योजना बना रही हो जिन्होंने तुम्हारे पतिदेव के करीब आने की हिम्मत की। रणवीर चौहान थोड़ा नीचे झुका और उसे अपनी गोद में लेटे हुए देखने लगा। वह बिल्कुल किसी आलसी और प्यारी सी स्कॉटिश फोल्ड बिल्ली की तरह लग रही थी जो खाना मिलने का इंतजार कर रही हो। उसका नाजुक चेहरा उसके बालों से आधा छिपा हुआ था और इस स्थिति ने रणवीर की आंखों को फिर से गहरा और सर्द कर दिया। क्या वह उसे लुभाने की कोशिश कर रही है? बदकिस्मती से वे कार में थे, इसलिए वह उसके साथ अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता था। बड़े साहब, आप अपने इन बिन बुलाए रोमांटिक मामलों में इतने दिलचस्प क्यों लग रहे हैं? नंदिनी ने पूछा। मुझे इस बात में दिलचस्पी है कि श्रीमती चौहान उनसे कैसे निपटेंगी, रणवीर ने बेबाकी से जवाब दिया। एक खौफनाक चेतावनी और ज़बरदस्त चुंबन। नंदिनी ने हाथ बढ़ाकर अपने बालों से खेलना शुरू किया, फिर एक पल के लिए सोचा, ये सामने वाले विरोधी पर निर्भर करता है। अगर विरोधी बहुत ताकतवर हुआ तो मुझे बस बड़े साहब से यह कहना पड़ेगा कि वे उसी से काम चला लें। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, उसने महसूस किया कि उस आदमी ने उसकी कमर पर थोड़ी जोर से चिकोटी काटी और उसका आकर्षक चेहरा पूरी तरह से भावहीन हो गया। रणवीर चौहान, मुझे दर्द हो रहा है। जैसे ही उसने ये कहा, रणवीर ने अपनी पकड़ ढीली कर दी। एक परछाई सी पड़ी और रणवीर चौहान के होंठ पहले से ही उसके होठों से जुड़ चुके थे। जैसे ही उनके होंठ मिले, उसे लगा जैसे उसने उसे रणवीर को ये कहते सुना हो, इसके बारे में सोचना भी मत। चूंकि तुमने मुझे अपना लिया है तो बेहतर होगा कि तुम मुझे अपने पास ही रखो, वरना मैं तुम्हें चीर कर रख दूंगा। यह आखिरी वाक्य नंदिनी के दिल में लगभग तीर की तरह चुभ गया। वह इस एहसास को ठीक से बयां नहीं कर सकती थी, लेकिन उसे कहीं अंदर एक जोरदार झटका महसूस हुआ था। अपनी आंखें बंद करो। ये देखकर कि वह लगभग अपनी आंखें बंद करना भूल ही गई थी, रणवीर चौहान ने उसके होठों को सहलाया, उसके होठों और जीभ को खोला और बड़ी ही कुशलता से उस चुंबन को और गहरा कर दिया। शुरुआती सजा से लेकर बाद के समर्पण तक नंदिनी केवल निष्क्रिय रूप से उसकी लय का पालन कर सकती थी। उसने उसे छोड़ने से पहले बहुत देर तक चूमा। लैम्बोर्गिनी और पतिदेव की बेकाबू मिठास। नंदिनी ने उसकी शर्ट को खींचा, ताज़ा हवा को फिर से अंदर आते हुए महसूस किया और उसे ऐसा लगा मानो उसका पुनर्जन्म हुआ हो। मैंने ध्यान दिया है कि तुम आजकल मुझे बहुत ज़्यादा किस कर रहे हो। बेलगाम, बिना समय या जगह की परवाह किए। उसके हल्के शिकायती लहजे को सुनकर रणवीर चौहान ने अपने हाथ उसके लंबे बालों में फेरे। तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी। मैं तुम्हारे आसपास खुद पर काबू रखने में बहुत अच्छा नहीं हूँ। नंदिनी कुछ नहीं बोली। आराम करने के लिए उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन उसके शब्दों के कारण उसका दिल अभी भी बेकाबू मिठास से भर गया था। उसे नहीं पता कि कितना समय बीत गया जब उसने उसे यह कहते हुए सुना, शायद मैं हाल फिलहाल तुम्हें रोज़ लेने न आ सकूं। मैंने उस लैम्बोर्गिनी की टेस्ट ड्राइव ली थी और वह बिल्कुल ठीक है। अब से तुम वह कार चला सकती हो। बहुत तेज़ मत चलाना और अपने पतिदेव को हमेशा अपनी चिंता में मत डालना। पतिदेव की परवाह और एक बिन बुलाया कार्ड। क्या उसने खुद उस कार की टेस्ट ड्राइव ली थी? नंदिनी राजपूत इस बात से अनजान नहीं थी कि वह असल में बहुत ही विचारशील और हर बात का बारीकी से ध्यान रखने वाला इंसान था, और उसकी ये बातें सुनकर उसका दिल गहराई से छू गया। वह पहले किसी भी और चीज़ से ज़्यादा कारों को लेकर उत्साहित रहती थी। पुनर्जन्म के बाद भी वह अपनी इस आदत को बदल नहीं पाई थी, यहाँ तक कि उसे रणवीर को भी इस बारे में पता था और उसने खुद उस कार का निरीक्षण किया था। ठीक है,
जल्द ही वे चौहान परिवार के गेट पर पहुंच गए। नंदिनी के अंदर आते ही एक नौकरानी ने उसे एक निमंत्रण पत्र थमाया। छोटी बहू जी, यह विराज के परिवार की तरफ से शादी का कार्ड है, उन्होंने आपको शादी में शामिल होने के लिए बुलाया है। विराज का परिवार? कौन सा परिवार? नंदिनी ने कार्ड लिया और देखा कि न तो दुल्हन और न ही दूल्हा ऐसे लोग थे जिन्हें वह जानती थी, लेकिन दूल्हे के नाम पर विराज का नाम साफ तौर पर लिखा था और उसे लगा कि उसने उसे पहले कहीं देखा है। एक मिनट रुकिए, क्या यह असली नंदिनी राजपूत का एक्स बॉयफ्रेंड नहीं है? उन लोगों के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है जिनकी कोई अहमियत नहीं है। जब नंदिनी सोच ही रही थी, रणवीर चौहान ने उसके हाथ से कार्ड ले लिया था और लापरवाही से उसे कूड़ेदान में फेंक दिया था। उसे लापरवाही से अपनी आस्तीन ठीक करते हुए देखकर नंदिनी को एहसास हुआ कि इस आदमी की ओसीडी न केवल ठीक नहीं हुई थी, बल्कि और भी बदतर हो गई थी। छोड़ो भी, आदमी सब के सब इतने मनमौजी होते हैं, मुझे इस शादी की कोई परवाह नहीं करनी। आयशा का फ़ोन और चुभती हुई बातें। इससे पहले कि वे ऊपर पहुंचते, किसी का फ़ोन आ गया। नंदिनी उस अनजान नंबर को काटने ही वाली थी, लेकिन न जाने कैसे उसने फ़ोन उठा लिया। दूसरी तरफ से आयशा राजपूत की आवाज़ आई, जो बहुत ही कोमल और मीठी लग रही थी। नंदिनी, क्या तुमने वह शादी का कार्ड देखा जो विराज ने भेजा है? मैंने देखा है। नंदिनी की आवाज़ एकदम सपाट थी, जिसमें कोई और भावना नहीं दिख रही थी। आयशा को उम्मीद थी कि वह कोई भावना दिखाएगी। आखिरकार विराज कभी वह इंसान था जिससे वह बेतहाशा प्यार करती थी, खासकर इसलिए क्योंकि वह उसका पहला प्यार था। लेकिन उसने बहुत ही शांति से काम लिया, इतनी शांति से कि आयशा उसके अंदर की उथल पुथल को नहीं भांप सकी। क्या ऐसा हो सकता है कि वह अपनी भावनाओं को दबाने की इतनी कोशिश कर रही हो क्योंकि रणवीर चौहान उसके बगल में खड़ा है? इस संभावना के बारे में सोचते ही आयशा के अंदर एक अजीब सा रोमांच दौड़ गया, लेकिन उसका लहजा बिल्कुल नहीं बदला। नंदिनी, ये कार्ड विराज ने तुम्हें देने के लिए कहा था। तुम्हें तो पता ही है, वह अब मेरा मुख्य बॉस है। मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम न होती तो विराज तुम्हारी वजह से मुझे एक स्टार के रूप में मनोरंजन जगत में प्रमोट न करता। उसने मुझसे ये भी कहने के लिए कहा है कि जो बीत गया सो बीत गया, उसे भूल जाओ और अब उसके साथ दोबारा उलझने की कोशिश मत करना। एक छिपा हुआ धोखा और आयशा की साजिश। किसी और के लिए सारी मेहनत करने का यह एहसास पक्का इस छोटी बहन को बहुत दुखी कर रहा होगा, है ना? आखिरकार वह नंदिनी ही थी जिसने उस वक्त अपनी भावनाएं और ऊर्जा लगाई थी, और अंत में उसी को चोट पहुंची थी। आयशा ने कभी अपनी छोटी बहन को यह नहीं बताया था कि जब वह नंदिनी विराज को डेट कर रही थी, तब उसने आयशा ने पहले ही उसे अपने बिस्तर पर लुभा लिया था। हर बार जब वह नंदिनी के पूरी तरह से अनजान चेहरे को देखती थी, तो एक गुप्त रिश्ता उसे एक अजीब सी चरम खुशी देता था। आदमी सिर्फ हवस से चलते हैं, और केवल नंदिनी ही किसी तरह के प्लेटोनिक या आध्यात्मिक प्यार पर विश्वास कर सकती है। सच में, तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। नंदिनी अच्छी तरह जानती थी कि यह औरत उसे उकसाने की कोशिश कर रही थी ताकि रणवीर चौहान को लगे कि वह अभी भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के लिए भावनाएं रखती है। वह अपने ठीक पीछे रणवीर चौहान को महसूस कर सकती थी, उसके हाथ उसकी कमर पर लिपटे हुए थे, उसकी गर्म सांसें उसकी गर्दन और कानों के पीछे फैल रही थीं। मुझे बहुत ही अपराधी महसूस हो रहा है, मानो मेरे पति ने मुझे धोखा देते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया हो। क्या इस वक्त फ़ोन काटना मुझे और भी ज़्यादा दोषी साबित करेगा? उकसावा और पतिदेव का चौंकाने वाला जवाब। मेरे पास विराज की शादी में जाने का समय नहीं है। अगर तुम खाली हो तो खुद चली जाओ। भले ही उसके पास समय होता, वह उसके जैसे इंसान पर इसे बर्बाद नहीं करना चाहती थी। नंदिनी, तुम अभी भी विराज को नहीं भूल पाए हो, है ना? क्या तुम खुद को अपराधी महसूस कर रही हो? क्या तुम्हें डर है कि तुम अपने उस प्यार के सामने खुद पर काबू नहीं रख पाओगी और इससे बड़े साहब रणवीर नाराज हो जाएंगे? आयशा की आवाज़ में पहले ही हंसी की एक झलक थी क्योंकि वह जानबूझकर उसे उकसा रही थी। उसे हाँ कह दो, रणवीर चौहान ने उसके कान में फुसफुसाते हुए ये शब्द कहे। आयशा की चाल और रिवर्स साइकोलॉजी। नंदिनी राजपूत जानती थी कि उसने रणवीर ने लगभग उसकी सारी बातें सुन ली हैं, इसलिए उसने इसे छिपाने की कोई कोशिश नहीं की। तुम अब कोई बच्ची नहीं हो, तुम अभी भी इस रिवर्स साइकोलॉजी वाली चाल का इस्तेमाल क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह सब बेमानी है? ये औरत इतनी मेहनत करके उसे उसके एक्स बॉयफ्रेंड की शादी में बुलाना चाहती थी, क्या यह इसलिए नहीं था ताकि वह सबके सामने उसे जलील कर सके? क्या मैं तुम्हें उकसाने की कोशिश कर रही हूँ, या तुम कुछ छिपा रही हो और शुरू से लेकर अंत तक अपने पहले प्यार को कभी नहीं भूल पाए हो? आयशा ने दूसरी तरफ से हंसते हुए कहा। जाहिर है कि उसे नंदिनी के स्पष्टीकरण पर बिल्कुल विश्वास नहीं था, और उसे बस यही लग रहा था कि नंदिनी सच्चाई छिपाने की कोशिश कर रही है। उस समय एक दूसरे से इतनी पागलों की तरह मोहब्बत करने के बाद नंदिनी अपनी पूरी जिंदगी में विराज को शायद कभी नहीं भूल पाएगी। औरतें भी कितनी अजीब होती हैं, चाहे उनके आसपास के आदमी कितने भी शानदार क्यों न हो, वे फिर भी अपने पहले प्यार के बारे में ही सोचती हैं। नंदिनी भी इसका कोई अपवाद नहीं होगी।
मैं किसी भी और से बेहतर जानती हूँ कि विराज के लिए तुम्हारे दिल में कितनी भावनाएं हैं। अब जब तुम्हारा एक्स शादी कर रहा है तो तुम उससे बच रही हो। कौन जाने, शायद तुम खुद को अपराधी महसूस कर रही हो। क्या यह अलविदा कहने का सबसे अच्छा तरीका नहीं होगा कि तुम खुलेआम शादी में जाओ और अपनी शुभकामनाएं दो? बेशक, मुझे यकीन है कि तुम बड़े साहब रणवीर को अपने अतीत के बारे में नहीं जानने दोगी। आखिरकार किसी भी आदमी को अपनी पत्नी के एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में जानकर अच्छा नहीं लगता। तुम्हें इस बारे में ध्यान से सोचना चाहिए। मैं उसकी शादी में आऊंगी। अगर तुमने सिर्फ इसी बारे में बात करने के लिए फ़ोन किया है तो मैं फ़ोन रख रही हूँ। नंदिनी अब उससे और बहस नहीं करना चाहती थी और उसने पहले ही फ़ोन काट दिया। टूटता गुरूर और खौफनाक इंतकाम। जब आयशा ने नंदिनी को हाँ कहते सुना तो उसने राहत की सांस ली, लेकिन इससे पहले कि वह ठीक है का एक शब्द भी बोल पाती, नंदिनी फ़ोन काट चुकी थी। उस पल आयशा का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया। जब से उस औरत का कार एक्सीडेंट हुआ था तब से उसकी आयशा की किस्मत लगातार खराब होती जा रही थी। अगर नंदिनी न होती तो वह कभी भी एक शानदार सोशलाइट से मनोरंजन जगत में एक डरी सहमी नई अदाकारा की स्थिति में नहीं पहुंचती। जब नफरत बहुत गहरी हो जाती है तो इंसान बदला लेने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकता है। नंदिनी राजपूत, तुम बस इंतजार करो। मेज पर रखा सब कुछ आयशा ने एक खौफनाक और उदास चेहरे के साथ जमीन पर फेंक दिया, जिससे पूरा फर्श तहस नहस हो गया। पतिदेव की जिद और एक अजीब चुनौती। नंदिनी ने फोन रखा और लापरवाही से अपना हाथ उसके रणवीर के हाथ पर रख दिया। उसे धीरे से सहलाते हुए कहा, बड़े साहब, क्या आप नहीं जानते कि किसी एक्स की शादी में जाना पुरानी चिंगारी को फिर से भड़काने का सबसे आसान तरीका होता है? क्या आप इतनी बेताबी से धोखा खाना चाहते हैं? रणवीर चौहान ने अपनी ठुड्डी उसके कंधे पर रखी और उसे पीछे से कसकर गले लगा लिया। उसने अपना सिर थोड़ा टेढ़ा किया और अपनी जीभ की नोक से उसके कान के निचले हिस्से को चाटा। नंदिनी का शरीर अनजाने में ही सुन्न पड़ गया और वह उसके सहारे पीछे टिक गई। रणवीर चौहान। वह थोड़ी शर्मिंदा और गुस्से में थी और उसने अनजाने में ही इधर उधर देखा। ये देखने के बाद कि सारे नौकर पहले ही जा चुके थे, तब जाकर उसने चुपचाप राहत की सांस ली। जो आदमी अपनी औरत पर किसी और के नाम का ठप्पा लगने देता है वह अपनी नामर्दी और अक्षमता का सबूत देता है। मैं भी तो देखूं कि मेरी पत्नी को किस किस्म का लड़का पसंद आएगा। नंदिनी के होंठ फड़फड़ाए। वह आदमी असली नंदिनी की पसंद था। आयशा ने विराज की तरफ से जो जानकारी दी थी उससे ये साफ था कि वह आदमी या तो एक बहुत बड़ा घटिया इंसान था या फिर दिमागी तौर पर कमज़ोर था। शादी के बाद कौन जाने रणवीर चौहान उसका नंदिनी का कितना मजाक उड़ाएगा। चूंकि रणवीर चौहान की जिद थी कि वह विराज की शादी में जाने के लिए हाँ कहे, इसलिए नंदिनी के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई और चारा नहीं था। रात का रहस्य और एक अनकहा काम। नंदिनी, मुझे आज रात कुछ काम है और बाहर जाना है। रणवीर चौहान की आवाज़ थोड़ी भारी थी क्योंकि उसने उसके बालों को छुआ। तुम माँ के साथ रात का खाना खा लेना और जल्दी सो जाना। मैं देर रात तक घर नहीं आऊँगा। क्या इतनी रात को कोई बहुत ज़रूरी काम है? हम। ठीक है। नंदिनी ने सिर हिलाया और रणवीर चौहान ने उसे छोड़ा और लंबे डग भरता हुआ ऊपर चला गया। खालीपन और पति की याद। नंदिनी राजपूत लिविंग रूम में सोफे पर बैठी थी। आज उसकी टीचर ने उसे कई तरह की फिल्में देखने और फिर उन पर एक रिपोर्ट जमा करने का काम दिया था। लेकिन अभी पता नहीं क्यों उसे अचानक बहुत सुस्ती महसूस हो रही थी और उसका दिल खाली खाली सा लग रहा था। शायद किसी की याद में खोए रहने का यही मतलब होता है। छोटी बहू जी, रात का खाना बस तैयार ही होने वाला है। अगर आपको भूख लगी है तो आप थोड़ी सी दलिया खा सकती हैं, शांति ताई ने रसोई से बाहर आते हुए कहा। उनका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। कोई बात नहीं ताई, मैं खाना खाने से पहले माँ और बाकी लोगों के वापस आने का इंतजार करूंगी। ठीक है। शांति ताई ने सिर हिलाया और मदद करने के लिए वापस रसोई में चली गईं। स्कारलेट लग्जरी क्लब और एक अनजान लड़की। स्कारलेट लग्जरी क्लब। पतझड़ का मौसम लगभग आ ही गया था और यामिनी, जिसने लाल रंग की हाई हील्स पहनी हुई थी, एक बहुत ही घमंडी और तेज तर्रार लड़की थी, जिसके हाव भाव में एक रईस और लाड़ प्यार में पली बड़ी लड़की का गुरूर साफ झलकता था। एक डिंग डोंग की आवाज़ के साथ एलिवेटर के दरवाजे खुले और अंदर खड़े आदमी को देखकर यामिनी हैरान रह गई। वह काले रंग के सूट में लंबा और शानदार लग रहा था। उसकी गहरी सर्द आंखें उस हल्की रोशनी में भी चमक रही थीं। रणवीर चौहान। हाय चौहान साहब, आप स्कारलेट लग्जरी में। नंदिनी कहाँ है? यामिनी ने मुस्कुराते हुए उसका अभिवादन किया, लेकिन जब वह बाहर आया तो उसके पीछे कोई नहीं था। वह घर पर है। जैसे ही रणवीर चौहान उसके पास से गुजरा, यामिनी ने अपने पीछे जमीन पर किसी और की हाई हील्स की आवाज़ सुनी और अनजाने में ही पीछे मुड़कर देखा। 20 के दशक की शुरुआत की एक लड़की जो बहुत ही युवा और चुलबुली लग रही थी और उसके चेहरे पर बहुत ही ताज़ा और सलीके से किया गया मेकअप था, वहाँ खड़ी थी। रणवीर, तुम इतनी देर से क्यों आए? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी।
रणवीर चौहान ने कुछ नहीं कहा और लंबे डग भरता हुआ आगे बढ़ गया, मानो उसने उसका बढ़ा हुआ हाथ देखा ही न हो। उसके शरीर से निकल रही बर्फीली ठंडक किसी की भी रीढ़ में सिहरन पैदा कर सकती थी। सालों से इस तरह के क्लबों और पार्टियों में जाने के कारण यामिनी एक नज़र में ही बता सकती थी कि उस लड़की के साथ कुछ गड़बड़ है, कम से कम उसके इरादे तो बिल्कुल नेक नहीं थे। उसने अपनी आंखें सिकुड़ीं, क्या ये किसी धोखे या अफवाह का नज़ारा था? यामिनी का तीखा तंज और अनन्या की बौखलाहट। ओह, मुंबई की यह कौन सी नई रईसजादी है? मुझे ये चेहरा थोड़ा अनजान सा लग रहा है। यामिनी का लहजा बिल्कुल भी दोस्ताना नहीं था, इसलिए अनन्या ने तुरंत अपना ध्यान उसकी ओर मोड़ा और नाखुशी से कहा, तुम कौन हो? तुम्हें इससे क्या मतलब? मैं कौन हूँ यह ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी यह है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे बगल में खड़ा यह आदमी शादीशुदा है। तुम उसे रणवीर कहकर बुला रही हो और यहाँ तक कि बड़े प्यार से उसका हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ भी बढ़ा रही हो। तुम सच में बहुत बेशर्म हो। तुम किसे बेशर्म कह रही हो? अनन्या तुरंत भड़क उठी, उसके दिमाग में औरतों वाली वह जन्मजात दुश्मनी जाग उठी और उसने यामिनी को खूंखार नज़रों से घूरा। लेकिन यामिनी की नज़रों में ये खूंखारपन एक छोटी बच्ची की नादानी से ज़्यादा कुछ नहीं था। बेशक जो सही है उसी की तरफदारी की जानी चाहिए। यामिनी उससे बहस करने के मूड में नहीं थी, इसलिए उसने अपनी आंखें घुमाईं और अपनी हाई हील्स के साथ एलिवेटर में कदम रखा जो अभी अभी पहुंचा था। जैसे ही एलिवेटर के दरवाजे बंद हुए, उस औरत यामिनी की उठी हुई बीच की उंगली अनन्या को चिढ़ाने के लिए काफ़ी थी। आर्यन का मजाक और रणवीर का जवाब। उसी खुमारी में यामिनी को गलियारे में एक परछाई दिखाई दी। वह उड़ते हुए धुएं के बीच बहुत ही एकांतप्रिय और घमंडी लग रहा था। उसके लंबे बाल थोड़े बिखरे हुए थे और उसकी चंचल नज़रें मानो उसी पर टिकी थीं। पलक झपकते ही एलिवेटर ने उसकी नज़र को पूरी तरह से रोक दिया। पता नहीं क्यों, बस एक नज़र ने ही उसे बेचैनी का एहसास करा दिया था। कमीनी औरत। एलिवेटर के बाहर अनन्या ने गुस्से से अपना पैर पटका। कोई भी इंसान इतना गुस्सा होगा कि खून की उल्टी कर दे अगर उसे सरेआम किसी अजनबी औरत द्वारा बिना वजह बेशर्म कहा जाए। रणवीर चौहान ने मूल रूप से उसे अनन्या को नज़रअंदाज कर दिया था और सीधे गलियारे में खड़े उस आदमी की तरफ चला गया था। लक्ष्य कहाँ है? रणवीर ने पूछा। अंदर। आर्यन सिंघानिया ने अपनी नज़रें हटाईं। मुझे लगा था कि तुम जोरू के गुलाम बन गए हो और अब कभी घर से बाहर नहीं निकल पाओगे। रणवीर चौहान ने अपना लाइटर निकाला और बड़ी ही कुशलता से एक सिगरेट जलाई। उसकी धीमी लौ कुछ पल के लिए टिमटिमाई। अगर तुमने भारत लौटने में इतना लंबा समय न लगाया होता तो मैं अपनी पत्नी को छोड़कर तुम्हारे जैसे किसी दूसरे आदमी से मिलने यहाँ कभी नहीं आता। दोस्तों की बहस और एक अनकहा जज्बात। ओह, तो तुम्हें मेरे जैसे आदमी से मिलने पर इतनी नाराज़गी है? आर्यन सिंघानिया सीधा खड़ा हुआ और उसने अपने हाथ से सिगरेट की राख झटकी। रणवीर चौहान ने बिना किसी भाव के उसकी ओर देखा। तुम मेरे साथ सोने तो वाले हो नहीं, सिर्फ इसलिए कि मैं तुमसे मिल रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। तो क्या यह अपनी पत्नी के साथ न सो पाने की अपनी हताशा और गुस्सा निकाल रहा है? क्या तुम इस बार सच में गंभीर हो? आर्यन सिंघानिया की गहरी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उस इंसान का क्या? उसके साथ मेरा रिश्ता वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। तो क्या तुम नंदिनी राजपूत से प्यार करते हो? आर्यन सिंघानिया ने धुएं का एक छल्ला छोड़ा और यह सवाल पूछा, लेकिन रणवीर चौहान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में ऐसी गहरी भावनाएं थीं जिन्हें समझना बहुत मुश्किल था। देखो, तुमने अभी तक ये सोचा भी नहीं है कि इसका जवाब कैसे देना है। आर्यन सिंघानिया समझ गया, तुम्हारे बीच जो है वह प्यार नहीं है। शायद यह एक दूसरे के लिए बस पल भर की तारीफ हो, या एक मर्द और औरत के बीच का शारीरिक आकर्षण, या शायद ये सिर्फ तुम्हारा अधिकार जताने का पागलपन है। मैं भला उसे कैसे बता सकता हूँ कि मैं उससे प्यार करता हूँ? मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें ये कैसे समझाऊँ। तुम्हें बाद में इसका खुद ही एहसास हो जाएगा। आर्यन सिंघानिया ने अपने पतले होठों के बीच सिगरेट दबा रखी थी। रणवीर, मेरी बात सुनो। अगर तुम्हें बाद में एहसास होता है कि तुम्हारे और उसके बीच जो है वह प्यार नहीं है, तो फिर उसके साथ और मत उलझना। एक बार जब कोई औरत प्यार में पड़ जाती है तो उसके लिए इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। मुझे बस इतना नहीं पता कि नंदिनी रणवीर के बारे में कैसा महसूस करती है। मुझे उम्मीद है कि वह प्यार में बहुत गहराई तक नहीं डूबेगी, और कम से कम वह इतनी समझदार बनी रहेगी कि अंत में उसे बहुत गहरी चोट न पहुंचे। अंदर चलो, रणवीर चौहान ने एक अस्पष्ट लहजे में कहा। फिर वह मुड़ा और पीछे बने प्राइवेट रूम में चला गया। आर्यन सिंघानिया ने अपनी बहन अनन्या को एक उदासीन नज़र से देखा और फिर उसे नज़रअंदाज कर दिया। अनन्या ने गुस्से से अपना पैर पटका, तभी अचानक उसके दिमाग में एक शातिर विचार कौंधा। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान खेल गई जब उसने अपना फ़ोन निकाला और कुछ कॉल किए और सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए एलिवेटर का बटन दबाया। एक चेतावनी और अनकही उलझने। यामिनी पहले ही एलिवेटर लेकर पहली मंजिल पर नीचे आ चुकी थी। उसका इरादा बाहर जाकर थोड़ी ताज़ा हवा खाने का था।
उसने अपना सिर नीचे किया और नंदिनी को एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा। नंदिनी, मैंने अभी अभी 20 के दशक की शुरुआत की एक लड़की को स्कारलेट में तुम्हारे पति से चिपकते हुए देखा है। तुम्हें थोड़ा और सावधान रहने की ज़रूरत है, आजकल दूसरी औरतें सबसे ज़्यादा बेशर्म होती हैं। नंदिनी इत्तेफाक से अपना फ़ोन ही पकड़े हुए थी जब उसने यामिनी का भेजा हुआ मैसेज देखा। 20 के दशक की शुरुआत की एक लड़की। नंदिनी ने त्योरियां चढ़ाईं, उसे उस लड़की की आवाज़ याद आ गई जो उसने पिछली बार फ़ोन पर सुनी थी। क्या वह आज रात उसी लड़की से मिलने गया था? नंदिनी अक्सर पूछती नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह जानती नहीं है। काफ़ी देर बाद उसने अपने फ़ोन की स्क्रीन पर देखा और सिर्फ एक वाक्य में जवाब दिया। खौफनाक साजिश और यामिनी का अपहरण। यामिनी ने महसूस किया कि उसका फ़ोन बजा और वह उसे देखते हुए आगे चलने लगी। उस हल्की रोशनी में अचानक एक बड़ी सी परछाई ने उसका रास्ता रोक लिया। अरे मोहतरमा, तुम मेरा रास्ता रोक रही हो, मैं यामिनी हूँ। अनन्या सामने खड़ी थी, उसका रास्ता रोकते हुए। उसके पीछे कई गुंडे खड़े थे जिनकी बाहों पर बने टैटू काफ़ी खौफनाक लग रहे थे। कमीनी औरत, क्या तू रणवीर को पसंद करती है? यामिनी ने अपनी खूबसूरत आंखें सिकुड़ीं, उसके दिमाग में एक शरारती विचार पनप रहा था। उसके होठों के किनारे एक घमंडी मुस्कान तैर गई। हाँ तो क्या? तो क्या? बेशक कुछ नहीं। अनन्या की आंखों में एक खौफनाक और शातिर मुस्कान आ गई जब वह आगे बढ़ी, उसके हाथ में रेड वाइन का एक गिलास छलक रहा था। चूंकि तुम आदमियों के लिए इतनी ही बेताब हो तो मैं तुम्हें बहुत सारे आदमी दे दूंगी, कैसा रहेगा? ठीक है, मैं भी तो देखूं कि तुम में से कौन मुझे छूने की हिम्मत करता है। यामिनी ज़बरदस्ती मुस्कुराई, लेकिन उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उसके पीछे खड़े एक आदमी ने अचानक उसे कसकर पकड़ लिया था और अनन्या ने बड़ी तेज़ी से अपने हाथ में मौजूद सारी रेड वाइन उसके मुंह में उड़ेल दी। जब तक यामिनी ज़मीन पर गिरती और बेतहाशा उल्टी करने की कोशिश करती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह जानती थी कि इस औरत ने पक्का उस वाइन में कोई ड्रग नशा मिलाया था। एक आदमी नीचे झुका और उसने उसे अपने कंधे पर उठा लिया और वह पूरा झुंड पलक झपकते ही वहां से गायब हो गया। आधी रात की बेचैनी और एक घबराया हुआ कॉल। रात गहरी होती जा रही थी और नंदिनी राजपूत को अचानक बेचैनी महसूस होने लगी। वह सो नहीं पा रही थी। वह उठी, अलमारी से नींद की गोलियों की एक शीशी निकाली जिसे काफ़ी समय से छुआ तक नहीं गया था, और उसमें से एक गोली निकाल ली। मैंने अभी थोड़ा गुनगुना पानी डाला ही था कि अचानक मेरा फ़ोन बज उठा। कॉल उठते ही दूसरी तरफ से एक अजनबी आवाज़ आई जो थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। क्या आप श्रीमती चौहान हैं? मैं यामिनी का भाई यश बोल रहा हूँ। क्या आपने आज रात यामिनी को देखा है? यामिनी, क्या वह अभी कुछ देर पहले मुझसे व्हाट्सएप पर बात नहीं कर रही थी? नहीं। यामिनी को क्या हुआ? क्या वह घर पर नहीं है? नंदिनी को अचानक याद आया कि अभी अभी उनकी व्हाट्सएप चैट के दौरान यामिनी ने बताया था कि वह स्कारलेट में रणवीर चौहान और 20 के दशक की शुरुआत की एक लड़की से मिली थी। मैंने उसे फ़ोन करने की कोशिश की लेकिन फ़ोन नहीं लग रहा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, इसलिए मुझे डर है कि कहीं उसके साथ कुछ बुरा न हो गया हो। ये सुनकर कि नंदिनी ने यामिनी को नहीं देखा था, यश और भी ज़्यादा घबरा गया। नंदिनी ने जल्दी से पानी का गिलास नीचे रखा और लाइट चालू की। यश, तुम चिंता मत करो। यामिनी अभी कुछ देर पहले ही मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर रही थी, उसने बताया था कि वह स्कारलेट में है। तुम अभी कहाँ हो? मैं गाड़ी लेकर आती हूँ और हम साथ मिलकर उसे ढूंढेंगे। ठीक है, मैं पहले स्कारलेट जाकर देखता हूँ। लैम्बोर्गिनी की रफ्तार और एक गायब फुटेज। नंदिनी ने फ़ोन रखा, अपनी कार की चाबियां उठाईं और बाहर निकल गई। नंदिनी ने लैम्बोर्गिनी को बहुत तेज़ गति से लगभग हवा से बातें करते हुए चलाया और लगभग 10 मिनट में ही स्कारलेट पहुंच गई। श्रीमती चौहान, यश भी अभी अभी पहुंचा था और जल्दी से उसके पास आया। मैंने अभी अभी स्कारलेट में चारों तरफ देखा, मुझे यामिनी कहीं नहीं मिली। चलो पहले मॉनिटरिंग रूम चलते हैं और वहां के सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। नंदिनी बिना कुछ कहे ऊपर चली गई और यश जल्दी से उसके पीछे पीछे गया। स्कारलेट एक बहुत ही हाई एंड और केवल सदस्यों के लिए जगह है, आम लोग वहां के निगरानी कैमरों की फुटेज तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन नंदिनी की मौजूदा हैसियत को देखते हुए यह कोई मुश्किल काम नहीं था। लेकिन उन्हें ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि उस समय के निगरानी कैमरे खराब पड़े थे। निगरानी कर्मचारियों ने माफ़ी मांगते हुए कहा, हमें खेद है श्रीमती चौहान, उस समय के कैमरे खराब हो गए हैं और हम फिलहाल उनकी मरम्मत कर रहे हैं। ये सुनते ही यश का चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ गया। मेरी बहन गायब है और यहाँ के सुरक्षा कैमरे अचानक उसी वक्त खराब हो गए। भला ऐसा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? यश, घबराओ मत। नंदिनी के होठों पर धीरे धीरे एक ठंडी मुस्कान उभर आई। मुझे लगता है कि मुझे पता है कि गुनहगार कहाँ है। कहाँ? नंदिनी खामोशी से मुड़ी और बहुत ही सहज और बेपरवाह अंदाज में तीसरी मंजिल की तरफ चल पड़ी। उसे इस बात की भी बहुत उत्सुकता थी कि 20 के दशक की शुरुआत की उस लड़की की शक्ल कैसी है और उसमें इतनी जुर्रत और गुरूर कहाँ से आ गया कि उसने यामिनी जैसी रईसजादी पर हाथ उठाने की हिम्मत की।
तीसरी मंजिल का तमाशा और नंदिनी की दबंग एंट्री। तुम अभी कहाँ गई थी? आर्यन सिंघानिया सोफे पर पीछे की तरफ झुका हुआ था, उसकी घमंडी और आकर्षक आंखों में एक सर्द भाव था। जाहिर है ये सवाल अनन्या पर निर्देशित था, जो अभी अभी आकर बैठी थी। मैं कहीं नहीं गई थी, मैं बस ताज़ी हवा लेने के लिए नीचे गई थी। सच में? क्या तुम्हें बाहर ताज़ी हवा लेने के लिए साथ में दवा नशा ले जाने की ज़रूरत पड़ती है? आर्यन सिंघानिया की आंखें आधी बंद थीं। अनन्या हल्की सी सुन्न पड़ गई, फिर हंसते हुए बोली, भैया आप भी क्या बकवास कर रहे हैं? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, दरवाजे को अचानक जोरदार लात मारकर खोला गया। वह प्राइवेट रूम, जो कुछ देर पहले तक बहुत जीवंत था, अचानक शांत हो गया। एक चमकीली और भड़कीली लाल रंग की ड्रेस, जिसे ठंड से बचने के लिए एक ट्रेंच कोट से ढका गया था, उसने कमरे में दाखिल होते ही एक शक्तिशाली और रौबदार आभा बिखेर दी। हवा में गूंजती उसकी हाई हील्स की आवाज़ विशेष रूप से घमंडी और दबंग लग रही थी। यश, जो एक आदमी होकर उसके कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा था, उसे भी ऐसा लगा मानो उसकी नंदिनी की उस दमदार आभा के सामने उसका वजूद पल भर में फीका पड़ गया हो। उसने किसी की तरफ नहीं देखा, बल्कि सीधे आर्यन सिंघानिया की तरफ चल दी। रणवीर चौहान की नज़रें उसके अंदर आते ही उसी पर टिक गई थीं। रणवीर, मेरी बात सुनो। अगर तुम्हें बाद में एहसास होता है कि तुम्हारे और उसके बीच जो है वह प्यार नहीं है, तो फिर उसके साथ और मत उलझना। एक बार जब कोई औरत प्यार में पड़ जाती है तो उसके लिए इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। आर्यन के कहे गए ये शब्द हवा में गूंज रहे थे। हालांकि उसे रणवीर को खुद को थोड़ा बंधा हुआ और बेचैन सा महसूस हो रहा था। बिन बुलाई मेहमान की रौबदार आभा। ऐसा लगता था कि उसके पास उसे रणवीर को सुकून देने की कोई जादुई ताकत थी। वह तभी सो पाता था जब वह उसके पास होती थी। लेकिन अभी उसकी पत्नी उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर रही थी। रणवीर चौहान की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, उसकी नज़रें हमेशा से कहीं ज़्यादा खामोश और गहरी हो गई थीं। प्राइवेट रूम लोगों से भरा हुआ था और पहले का शोरगुल वाला माहौल अब बिल्कुल शांत हो गया था। सबकी नज़रें इस बिन बुलाई जवान औरत पर टिकी थीं। उसके अंदर एक ऐसी अनोखी कशिश थी जो बरबस ही ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी, अपनी एक अलग ही आभा बिखेरते हुए। ये कौन है? इसमें गजब का आकर्षण है, एक मजाकिया और मनचली सी मर्दाना आवाज़ गूंजी, जो काफ़ी प्रभावित लग रहा था। क्या तुम पागल हो गए हो? क्या ये चौहान साहब की पत्नी नंदिनी राजपूत नहीं है? वह असल में उस खतरनाक आदमी की औरत थी। प्राइवेट रूम के अंदर एक सर्द और भेदने वाली नज़र उन पर पड़ी, और वह आदमी जिसने पहले बात की थी पूरी तरह से खामोश हो गया, मानो वह दुआ कर रहा हो कि काश उसका कोई वजूद ही न होता। एक सीधा टकराव और अनन्या की घबराहट। नंदिनी राजपूत और यश प्राइवेट रूम के रास्ते से गुजरते हुए सीधे आर्यन सिंघानिया के पास पहुंचे और उनकी सर्द नज़रें उसके बगल में बैठी अनन्या पर जा टिकीं। 20 के दशक की शुरुआत की वह लड़की शायद यही थी जो उनके सामने बैठी थी। नंदिनी राजपूत। अनन्या ये देखकर हैरान रह गई कि उसके सामने मौजूद वह चमकदार और खूबसूरत चेहरा नंदिनी राजपूत का था, जिसे वह पहले हमेशा नीचा दिखाती थी। उसे देखे हुए ज़्यादा समय नहीं बीता था और यह औरत इतनी बदल गई थी कि वह लगभग उसे पहचान ही नहीं पाए। चमकदार और रौबदार, अतीत की उस कमजोरी और डरपोकपन से बिल्कुल अलग। वह लड़की कहाँ है जिससे तुम अभी अभी गलियारे में मिली थी? नंदिनी की आवाज़ हवा में गूंजी और अनन्या आखिरकार अपने झटके से बाहर आए। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। कौन सी लड़की? तुम मेरे सामने क्या बकवास कर रही हो? मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानती, मेरे करीब आने की कोशिश मत करो। नंदिनी पक्का रणवीर के दोस्तों से जान पहचान बढ़ाना चाहती होगी और फिर अपने पति की नज़रों में चढ़ने के लिए उनका इस्तेमाल करना चाहती होगी। भला ऐसी छोटी सी साजिश उसकी नज़रों से कैसे बच सकती है? वह कभी भी रणवीर चौहान के दोस्तों की इस मंडली में जगह नहीं बना पाएगी। ठंडी चेतावनी और पुलिस का डर। मोहतरमा, क्या तुम सच नहीं बोलने वाली हो? नंदिनी ने अपनी सर्द नज़रों से उसे घूरते हुए कहा। मुझे नहीं पता कि इस मोहतरमा के पीछे किसका हाथ है, जो किसी और के इलाके में आकर ऐसी हरकत करने की जुर्रत कर रही है। नंदिनी से निकलती उस रौबदार आभा को महसूस करके आर्यन सिंघानिया की पलकें फड़फड़ा उठीं। रणवीर चौहान ने जिस औरत को चुना है, वह यकीनन ऐसी नहीं है जिससे आसानी से खिलवाड़ किया जा सके। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। अनन्या बेपरवाह लग रही थी, उसके लाल होठों पर एक शातिर मुस्कान भी झलक रही थी, मानो उसने ठान लिया हो कि चाहे कुछ भी हो जाए वह मुकर ही जाएगी। भले ही उसे पता हो कि यह उसी ने किया है, फिर भी कोई उसे सजा देने की हिम्मत नहीं करेगा। जो भी औरत रणवीर चौहान के करीब आने की हिम्मत करेगी, उसका अंजाम कभी अच्छा नहीं होगा। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? नंदिनी ने सिर हिलाया। भला वह उसकी इस बकवास पर कैसे यकीन कर सकती थी? खैर, अगर इस मोहतरमा को पूरा यकीन है कि उसने मेरी उस दोस्त को नहीं देखा है जो अभी अभी गायब हुई है, तो कृपया जांच के लिए पुलिस स्टेशन चलने का कष्ट करें। मुझे उम्मीद है कि मोहतरमा को कोई एतराज़ नहीं होगा। अनन्या के चेहरे के भाव आखिरकार बदल गए। मुंबई उसका इलाका नहीं था।
पतिदेव की दखलंदाजी और पत्नी की बेरुखी। उसने अनजाने में ही अपने बगल में बैठे उस आदमी रणवीर की ओर देखा। वह उससे मदद मांगना चाहती थी, लेकिन उसे केवल एक सूट की आस्तीन की झलक मिली, जिसके कफलिंग्स बहुत ही सादे लेकिन रईसी दिखा रहे थे। वह आदमी खड़ा हुआ और कुछ कदम चलकर नंदिनी के पास आ गया। उसकी उस खामोश और दमदार आभा ने यश को डरा दिया, जिससे वह एक कदम पीछे हट गया। तुम यहाँ कैसे? क्या तुम मुझे ढूंढ रही थी? नंदिनी ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि सीधे अनन्या को घूरती रही। रणवीर चौहान हल्का सा मुस्कुराया और उसका हाथ पकड़ने के लिए थोड़ा नीचे झुका, लेकिन नंदिनी ने बहुत ही बेरुखी और गुरूर के साथ खुद को पीछे कर लिया और शुरू से लेकर अंत तक उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा। आसपास का माहौल पूरी तरह से शांत था, सबकी नज़रें पहले से ही इस बेहद खूबसूरत जोड़े पर टिकी थीं। अब ये नज़ारा देखकर उन्हें ऐसा लगा मानो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई हों। अनन्या का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और वह उस औरत नंदिनी को फिर से ध्यान से देखने लगी। लक्ष्य का मजाक और एक तीखी बहस। ये औरत इतनी काबिल कब बन गई? लक्ष्य के परिष्कृत चेहरे पर एक शरारती मुस्कान छा गई, जो मानो आग में घी डालने के लिए उत्सुक था। ओह, हमारे चौहान साहब को उनकी पत्नी ने सरेआम ठुकरा दिया। आखिर किस बात ने इन्हें इतना गुस्सा दिला दिया? क्या वह घर जाकर कांटों पर या कीबोर्ड पर घुटने टेकने वाला है? रणवीर चौहान ने उसे एक सर्द नज़र से देखा, फिर अपनी नज़रें अनन्या पर टिका दी। आखिर हुआ क्या है? रणवीर, तुम्हें उससे पूछना चाहिए, अनन्या ने खुद को पीड़ित दिखाते हुए कहा। उसने अंदर आते ही मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया। शायद वह बस तुम्हारा ध्यान अपनी ओर खींचना चाहती थी। यश, जो अब तक खुद को रोके हुए था, अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। मोहतरमा, अगर मेरी बहन के गायब होने में सच में तुम्हारा हाथ है, तो हमारा परिवार तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। चाहे कुछ भी हो, यश का परिवार मुंबई में एक नया उभरता हुआ रईस परिवार था। तुम्हें लगता है तुम ऐसा कर सकते हो? अनन्या को लगा जैसे उसने दुनिया का सबसे बड़ा मजाक सुन लिया हो। मैं भी तो देखूं कि तुम्हारा परिवार मुझे कैसे नहीं छोड़ता। धमकियां देने से पहले क्या तुम मुझसे मेरा सरनेम भी नहीं पूछोगे? यश को अनन्या का चेहरा सच में अनजान लगा। मुंबई अपने छिपे हुए रईसों के लिए जाना जाता था, और यह औरत यकीनन कोई बड़ी हैसियत वाली हो सकती थी। हालांकि अपनी बहन के गायब होने को देखते हुए सामने वाला चाहे कितना भी अमीर या ताकतवर क्यों न हो, वह पीछे नहीं हटेगा। पति का फैसला और एक खामोश दबाव। मोहतरमा, आपका सरनेम चाहे जो भी हो, आपकी वजह से मेरी दोस्त गायब हुई है, इसलिए आपको मुझे इसका जवाब देना ही होगा, है ना? नंदिनी राजपूत ने आखिरकार रणवीर चौहान की ओर चीख से देखा। रणवीर, क्या तुम इसे बचाने की योजना बना रहे हो? नहीं। ये सीधा सा जवाब सुनकर नंदिनी ने राहत की सांस ली। अभी कुछ देर पहले वह सच में परेशान थी कि कहीं रणवीर चौहान इस औरत का बचाव न करे। मैंने पहली बार इसे आमने सामने देखा है और यह सच में बहुत खूबसूरत है। तो ठीक है मोहतरमा, आप मुंबई से नहीं हैं, है ना? मुझे नहीं पता कि आपने कभी यह कहावत सुनी है या नहीं, एक ताकतवर मगरमच्छ भी अपने इलाके के बाहर एक छोटे सांप को नहीं दबा सकता। मेरी दोस्त ने आपको कहीं न कहीं ठेस पहुंचाई होगी और मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन जहां तक मेरी दोस्त की बात है, हमें आज ही उसे देखना है, हर हाल में। अनन्या ने अपने दांत पीसे। वह जानती थी कि नंदिनी उस पर दबाव डालने के लिए रणवीर चौहान का इस्तेमाल कर रही थी। नंदिनी की नज़रें उसकी नज़रों से टकराईं। उसकी खामोश नज़रें बहुत ही भारी और दबाव वाली थीं। भाई की जिम्मेदारी और एक भूली हुई याद। श्रीमती चौहान, चिंता मत कीजिए, मैं उसे आपके लिए वापस ले आऊँगा। आर्यन सिंघानिया, जो अब तक खामोश था, बोल पड़ा। मेरी बहन ने ही यह मुसीबत खड़ी की है, उसे वापस लाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। भैया, क्या आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? अनन्या का चेहरा और भी बदरंग हो गया। क्या यह उस औरत के सामने ये कबूल करने के बराबर नहीं था कि उसी ने यामिनी को अगवा किया है? तो फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नंदिनी ने सिर हिलाया। कोई ज़रूरत नहीं है। आर्यन सिंघानिया खड़ा हुआ। बहुत ही सहजता से उसने अपना कोट उतारा और लापरवाही से उसे सोफे पर उछाल दिया। उसकी हर हरकत तेज और सधी हुई थी, जिससे एक जंगली और बेपरवाह आकर्षण झलक रहा था। वह मुड़ा और प्राइवेट रूम के दरवाजे की तरफ चल दिया। नंदिनी को लगा जैसे उसे इस इंसान की कोई धुंधली सी याद आ रही हो। ऐसा लगा जैसे मैं पिछले जन्म में कहीं इनसे मिली हूँ, लेकिन मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा कि ये कौन है। पतिदेव की परवाह और अनन्या का पैंतरा। नंदिनी एक तरफ हट गई और कुछ कदम चलकर किनारे खड़ी हो गई। रणवीर चौहान ने अपना हाथ बढ़ाया और उसका कंधा पकड़कर उसे हल्का सा अपनी बाहों में खींच लिया। तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? मेरे बगल में बैठो। नंदिनी चुप रही और एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उसके बगल में बैठ गई। उसकी आंखों में थोड़ी थकान दिख रही थी, लेकिन वह रणवीर चौहान के सहारे नहीं टिकी। उसने रणवीर ने साफ तौर पर इस बात को बहुत गहराई से महसूस कर लिया था। क्या तुम यहाँ की कुछ पेस्ट्री चखना चाहोगी? वे काफ़ी अच्छी हैं। रणवीर चौहान ने अपना हाथ बढ़ाया और उसका कोट ठीक किया। उसे ठंड से बचाने के लिए कोट को थोड़ा कसकर लपेटा और फिर उसे अपनी बाहों में खींच लिया।
नंदिनी की लंबाई अच्छी थी, लेकिन रणवीर चौहान के बगल में वह अभी भी छोटी और नाजुक सी लग रही थी। नहीं भाभी जी, बहुत समय हो गया। अनन्या ने वाइन का एक गिलास लिया, अचानक से अपना संबोधन बदलते हुए। उसकी नज़रें रणवीर की बाहों में बैठी उस औरत को बुरे इरादे से टटोल रही थीं। भाभी जी, आप इतनी बदल गई हैं कि मैं तो अभी आपको पहचान ही नहीं पाई थी। ठंडी बेरुखी और अनन्या की खींच। नंदिनी राजपूत का मूड खराब था और वह अनन्या पर ध्यान नहीं देना चाहती थी। वह रणवीर चौहान के सहारे टिक गई और आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इस खामोशी ने माहौल को थोड़ा ठहरा हुआ और भारी बना दिया। लक्ष्य जानता था कि अनन्या खुद का ही मजाक बनवा लेगी, क्योंकि रणवीर चौहान की पत्नी ऐसी नहीं थी जिससे आसानी से पंगा लिया जा सके। शायद ये पहली बार था जब अनन्या को इस तरह की बेरुखी और ठंडेपन का सामना करना पड़ा था। उसने नंदिनी को और भी ज्यादा नफरत और कड़वाहट से देखा, लेकिन वह उसके सामने पूरी तरह से बेबस थी। मुंबई की रईसजादी और गुंडों का कहर। यामिनी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुंबई में 20 सालों तक इतने घमंड और दबदबे से जीने के बाद एक दिन उसे इस मनहूस जगह पर बांध दिया जाएगा और सड़क छाप लोग उसे इस तरह जलील करेंगे। जबरदस्ती एक गिलास रेड वाइन पिलाए जाने के बाद वह नशे की खुमारी में आधी बेहोश थी जब गुंडों का वह झुंड उसे सीधा इस छोटे और गंदे से कमरे में ले आया। कमीनी औरत, तू तो बहुत सख्त जान निकली। एक गुंडे ने उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। मैं तुझे अभी 1 मिनट में दिखाता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। यामिनी का चेहरा एक तरफ से सूज गया था। उसने अपना मुंह खोला और उस आदमी के हाथ पर जोर से काट लिया। आह! गुंडे की चीख निकल गई और उसने अनजाने में ही उसे छोड़ दिया। यामिनी ने अपना सिर उसके पेट में दे मारा और गुंडा धक्के से दूर जा गिरा। हरामजादे! यामिनी के मुंह से खून बह रहा था और उसके बाल बुरी तरह उलझे हुए थे, लेकिन इससे उसके चेहरे की उस खौफनाक मुस्कान पर कोई असर नहीं पड़ा जो उन गुंडों को और भी ज्यादा चिढ़ा रही थी। खुद को एक औरत से पिटता देख वह गुंडा गुस्से से पागल हो गया। भाइयों, पकड़ो इसे। आज मैं तुझे जान से मार दूंगा, कमीनी। अगले ही पल वह उस तंग कमरे से बाहर निकलने की कोशिश में लड़खड़ाई, लेकिन किसी ने उसके बाल पकड़कर उसे पीछे खींच लिया, जिससे यामिनी के सिर में तेज दर्द हुआ। जंगली मसीहा और एक जबरदस्त एंट्री। उसी पल दरवाजे को किसी ने जोरदार लात मारकर खोला और पीछे से आती रोशनी में धूल के अनगिनत उड़ते कणों के बीच एक लंबा और रौबदार आदमी खड़ा था। उस हालत में भी उसने गौर किया कि उस आदमी के हाथ में सिगरेट थी। वह आदमी आगे बढ़ा और उसने गुंडों के चेहरे पर कई जोरदार मुक्के जड़े। वे गुंडे उसके सामने कहीं नहीं टिक पाए और पलक झपकते ही जमीन पर धूल चाट रहे थे। दफा हो जाओ, उस आदमी ने सिर्फ एक शब्द कहा और गुंडों का वह झुंड अपनी जान बचाकर कमरे से बाहर भाग गया। निकम्मे, नामर्द कहीं के! यामिनी ने जमीन पर थूका, जिससे उसके मुंह के किनारे की चोट में और दर्द हुआ और उसके मुंह से अनजाने में ही दर्द की एक सी की आवाज़ निकल गई, जिससे वह इस हालत में भी थोड़ी अजीब और मजाकिया लग रही थी। किसी भी आदमी को इतनी आसानी से नामर्द मत कहा करो। अगर तुम्हारा पाला मेरे जैसे किसी इंसान से पड़ता तो शायद तुम उसे बचाने वाले आदमी ने अपनी आंखें सिकुड़ी, उसकी ठुड्डी को ऊपर उठाया और कुछ बेहद अश्लील शब्द कहे। उस आदमी की इस मनचली हरकत को देखकर यामिनी का चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया। उसने उसे पहचान लिया। क्या ये वही आदमी नहीं था जिसे उसने एलिवेटर में देखा था? उसकी उन नज़रों के कारण पहली ही नज़र में उसे बहुत असहज महसूस हुआ था। यामिनी का चेहरा तुरंत स्याह पड़ गया। हालांकि उसके आसपास हमेशा मक्खियों की तरह मनचले लड़के भिनभिनाते रहते थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी उसकी इस तरह बेइज्जती करने की जुर्रत नहीं की थी। आदमी सब के सब घिनौने होते हैं, उनका दिमाग बस हवस से भरा होता है। बेशर्म मसीहा और यामिनी का गुस्सा। दूर हटो, मुझे छूने की कोशिश मत करना। यामिनी को इस तरह के आदमी बिल्कुल पसंद नहीं थे जो उसकी इज्जत नहीं करते थे। उसने अभी भी हाई हील्स पहन रखी थी और वह लंगड़ाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी। क्या बात है, क्या तुम अपने जान बचाने वाले का शुक्रिया अदा नहीं करोगी? यामिनी ने ऊपर देखा और उसे एहसास हुआ कि वह न जाने कब से दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया था और उसके उस जंगलीपन और बेपरवाह अंदाज ने उसे चौंका दिया। उसने अपने सामने खड़े उस आदमी को घूरा। उसका चेहरा गुस्से से पीला पड़ रहा था। इस जमाने में सच में ऐसे लोग भी थे जो खुद यामिनी से भी बड़े गुंडे और बेशर्म थे। तुम एक नंबर के नीच इंसान हो, एक बेशर्म कमीने। अगर तुमने कोई और बकवास की तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगी और तुम्हें सच में नामर्द बना दूंगी। तस्क तस्क, क्या सारी औरतें तुम्हारे जैसी ही बेरहम होती हैं? मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम अभी भी मुझे गालियां दे रही हो। आर्यन सिंघानिया की आंखों में मजाक की एक चमक थी और वह थोड़ा और भी ज्यादा मनचला और बेपरवाह हो गया। मसीहा या गुंडा, मुझे बचाया? तुमने मेरी जान बचाई और फिर इतने घिनौने शब्दों से मेरी बेइज्जती की। मुझे तो लगता है कि तुम भी इन गुंडों के साथ मिले हुए हो। यामिनी और भी ज्यादा गुस्से में थी। घिनौने शब्द? फक! आर्यन सिंघानिया सीधा खड़ा हुआ और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा, पूरी तरह से हैरान दिखने का नाटक करते हुए।
जब मोहतरमा यामिनी बेकाबू होती हैं तो क्या वह इससे भी ज़्यादा अश्लील और घटिया बातें नहीं कहती हैं? वह उसके पास आया और रुक गया। तब जाकर यामिनी को एहसास हुआ कि वह कितना लंबा था। अपनी लाल हाई हील्स पहनने के बावजूद उसकी नज़रें अभी भी उसके बराबर नहीं पहुंच पा रही थीं। उसे देखने का उसका अंदाज बहुत ही कामुक और बेपरवाह था। उसका चेहरा बहुत आकर्षक था, लेकिन उसमें एक घमंड और शैतानी झलक रही थी। मेरा शौक बहुत बड़ा है, इससे तुम्हें क्या मतलब? यामिनी ने उसे गुस्से से घूरा। क्या तुम बीमार हो? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं। आर्यन सिंघानिया की मुस्कान और भी गहरी हो गई, फिर भी उसमें कुछ ऐसा बहता हुआ सा लगा जिसे पढ़ा नहीं जा सकता था। मेरा नाम आर्यन सिंघानिया है। तो क्या अब हम एक दूसरे को जानने लगे हैं? तुम्हें कौन जानना चाहता है? यामिनी लगभग ये बोल ही पड़ी थी, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। यह आदमी बिल्कुल पागल था। बेहतर होगा कि वह पहले यहाँ से निकल जाए। लेकिन वह आदमी दरवाजे पर खड़ा था। उसने रास्ता रोक रखा था और किनारे पर केवल एक छोटी सी जगह छोड़ी थी। वह उस छोटी सी जगह से होकर बाहर नहीं निकल सकती थी। लेकिन यह आदमी अनजान बना रहा और उसके हटने का कोई इरादा नहीं था। तुम थरकी इंसान, मेरे रास्ते से हटो। बाहों में कैद और शर्मनाक बातें। आर्यन सिंघानिया धीरे से हंसा, फिर अचानक अपना हाथ बढ़ाया और उसकी ठुड्डी को अपनी उंगली से पकड़ लिया। यामिनी, जो इस समय बहुत सतर्क थी, ने उसके हाथ को झटक दिया और लगभग अनजाने में ही कुछ कदम पीछे हट गई। तुम बदबूदार और घटिया इंसान, मुझसे दूर रहो। तस्क तस्क, इन्हें तो सच में बहुत जोर का झटका लगा है। आर्यन सिंघानिया को न केवल कोई शर्म नहीं आई, बल्कि वह काफी खुश लग रहा था। वह ठहाके मारकर हंसने लगा, जिससे उसकी छाती भी कांप उठी। यामिनी, वह अब इस मनचले और बेपरवाह आदमी के साथ एक ही जगह पर रहने को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और उसने उसे किनारे धकेलकर दरवाजे से बाहर भागने की कोशिश की। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, आर्यन सिंघानिया ने अचानक अपना हाथ बढ़ाया और यामिनी की पतली कमर को पकड़कर उसे अपने शरीर से सटा लिया। उसकी धीमी हंसी बहुत ही कामुक और लुभावनी लग रही थी। खुद को मेरी बाहों में फेंक रही हो? मुझे लगता है कि मोहतरमा यामिनी एक बहुत खूबसूरत औरत हैं। वह पक्का किसी भी आदमी को चरम सुख का एहसास करा सकती हैं, इसलिए मैं बेमन से ही सही, लेकिन इसे स्वीकार कर लूँगा। यामिनी का शरीर सुन्न पड़ गया और एक पल के लिए उसके इन शब्दों के झटके से वह कांप उठी। भले ही वह पहले कितनी भी बेबाक रही हो, वह सिर्फ बातों तक ही सीमित था। उसने कभी भी दूसरों के साथ इस तरह की बेशर्मी से फ्लर्ट करने की हिम्मत नहीं की थी। आखिरकार वह बचपन से ही नाजों से पली बड़ी एक रईसजादी थी और उसका अपना गुरूर था, जो इस तरह छेड़े जाने और उकसाए जाने को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। खौफनाक धमकियां और एक अजीब जवाब। ये नीच इंसान कहाँ से आ गया? तुम गंदे इंसान, मैं तुम्हें मार डालूंगी। यामिनी को लगा जैसे उसका खून खौल उठा हो और उसने उस आदमी की नाजुक जगह पर जोर से लात मार दी। आर्यन सिंघानिया उसे कामयाब नहीं होने देने वाला था। उसकी आंखों में अभी भी मुस्कान थी, लेकिन वह पहले ही बहुत फुर्ती से बच निकला था। उसे वहां गुस्से से कांपते हुए खड़ा देखकर उसे आर्यन को उसे सताने की और भी ज्यादा इच्छा होने लगी। तुम घटिया इंसान, मैं ये पक्का करूंगी कि तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिले। यामिनी अचानक गालियां देना भूल गई, बस बार बार अपनी धमकियां दोहराने लगी। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी, कमीने। तुमने आज मेरे साथ जो किया है उसके लिए मैं तुम्हें पूरी जिंदगी पछताने पर मजबूर कर दूंगी। मैं तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगी। ठीक है। आर्यन सिंघानिया ने बस सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे का वह मनचला और बेपरवाह भाव और भी मजबूत हो गया। उसने धीरे से कहा, मैं हर रात तुम्हारे नीचे रहने के लिए खुशी खुशी तैयार हूं, ताकि तुम मुझे चरम सुख की कगार तक ले जाओ और मैं तुम्हें अपनी मनमर्जी करने दूं। बकवास बंद करो। ये कहते ही यामिनी ने अपना सिर उसके पेट में दे मारा। वह लगभग उस जगह से भाग ही गई। उसकी दोनों हाई हील्स उसके हाथों में लटक रही थीं। वह शर्मिंदगी के मारे वहां से भाग निकली। गनीमत थी कि किसी ने उसे नहीं देखा, वरना उसकी सारी इज्जत खाक में मिल जाती। खौफनाक यादें और एक नई पहेली। यामिनी के उस मनहूस जगह से पागलों की तरह बाहर भागने के बाद उसने देखा कि बाहर कई बॉडीगार्ड खड़े थे, जो शायद उसे रास्ता दिखाने के लिए ही वहां मौजूद थे। यामिनी को एक पल के लिए बहुत अजीब और शर्मिंदगी महसूस हुई, ये सोचकर कि क्या इन लोगों ने कुछ सुनाया देखा तो नहीं। वह नीच और घटिया इंसान, अगली बार जब वह मुझे मिलेगा तो मैं पक्का उसे मजा चखाऊंगी। मोहतरमा यामिनी, श्रीमती चौहान ऊपर आपका इंतजार कर रही हैं। यामिनी एक पल के लिए सन्न रह गई, फिर उसे एहसास हुआ कि नंदिनी उसे ही ढूंढ रही होगी और वह चुपचाप एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उनके पीछे पीछे ऊपर चली गई। मैं अभी भी काफ़ी डरी हुई हूँ। मुझे नहीं पता कि वह औरत किस परिवार से है, लेकिन उसने बिना किसी वजह के इतने लोगों के बीच मुझे नशा देने की हिम्मत की और यहाँ तक कि एक आदमी से मेरी बेइज्जती भी करवाए। ये सच में खौफनाक है। मैं समझ गई, उसने धीरे से कहा। आधे घंटे से भी कम समय के बाद यामिनी उस प्राइवेट रूम में पहुंच गई जहां नंदिनी राजपूत थी।
जब अनन्या ने देखा कि वह बिना किसी चोट के यहाँ आ गई है तो वह समझ गई कि आर्यन सिंघानिया बिल्कुल सही समय पर वहाँ पहुँच गया था। आर्यन सिंघानिया उसे बहुत अच्छी तरह जानता था और बेशक वह लोगों से निपटने के उसके तरीकों से भी वाकिफ था। उसने न केवल मेरी मदद नहीं की बल्कि इस औरत को भी बचा लिया। यामिनी, जब यश ने अपनी बहन को प्राइवेट रूम में आते देखा तो उसकी सांस में सांस आए और उसका दिल, जो अब तक खौफ से अटका हुआ था, आखिरकार शांत हो गया। उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए और उसे ऊपर से नीचे तक खींचकर चेक किया। क्या तुम ठीक हो? मैं अब ठीक हूँ। आर्यन सिंघानिया ने मुझे बचाया है। यामिनी को केवल उस आदमी का नाम याद था। यह अच्छी बात है कि तुम ठीक हो। आर्यन सिंघानिया, एक खौफनाक राज। आवाज़ सुनकर नंदिनी राजपूत खड़ी हुई और आखिरकार उसने राहत महसूस की, लेकिन उसके कानों ने आर्यन सिंघानिया नाम पकड़ लिया। आर्यन सिंघानिया, क्या ये सिंघानिया परिवार का वही बेदखल किया गया बेटा हो सकता है जिसने कई साल पहले अपने ही परिवार को तबाह कर दिया था? नंदिनी ने धीरे से कुछ बुदबुदाया, लेकिन रणवीर चौहान ने इसे सुन लिया और उसे ध्यान से घूरते हुए पूछा, नंदिनी, क्या तुम आर्यन सिंघानिया को जानती हो? मैं उसे नहीं जानती, नंदिनी ने जल्दी से जवाब दिया। सच में? रणवीर चौहान की गहरी, खामोश नज़र ने उसे असहज कर दिया, चाहे वह उस पर यकीन करे या न करे। अगर नंदिनी को ठीक से याद था तो आर्यन सिंघानिया की पृष्ठभूमि बहुत ही पेचीदा थी, फिर भी वह हमेशा एक रहस्यमयी आभा बनाए रखता था। वह एक खौफनाक इंसान था और बेहद खतरनाक था। उस समय उसके परिवार ने उसे देश से बाहर निकाल दिया था और उसकी कमज़ोर ताकतों ने केवल एक साल में पूरे सिंघानिया परिवार को तबाह कर दिया था। ऐसा इंसान भला सीधा सादा कैसे हो सकता है? बैमो ने एक बार उसके बारे में कहा था, यह आदमी अंदर तक जहर से भरा हुआ है। और फिर भी यह इंसान असल में रणवीर चौहान को जानता है और उसके साथ काफ़ी घुला मिला हुआ लगता है। रणवीर चौहान को देखने का नंदिनी का नज़रिया कुछ हद तक बदल गया। शायद रणवीर चौहान सिर्फ वैसा नहीं है जैसा वह बाहर से दिखता है। पति का लाड़ और एक अनसुलझा सवाल। चलो वापस चलते हैं। ठीक है। यामिनी ने उसका हाथ पकड़ लिया, अभी भी उस खौफ से बाहर नहीं आ पाई थी। कुछ देर पहले उस आदमी के बारे में सोचकर ही वह अभी भी गुस्से से भर उठती थी। चूंकि नंदिनी यहाँ आ चुकी थी, इसलिए रणवीर चौहान का अब और रुकने का कोई इरादा नहीं था और उसने उसे घर ले जाने की तैयारी की। रात काफ़ी हो चुकी थी और नंदिनी रणवीर चौहान के सहारे टिकी हुई थी। वह बहुत थकी हुई लग रही थी। उसने उसे आधा उठाया और आधा सहारा दिया, जिससे वह शर्मा गई। जान, क्या मैं तुम्हें गोद में उठा लूं? रणवीर चौहान ने देखा कि उसे कितनी नींद आ रही थी और उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसकी बाहों में मौजूद उस लड़की ने पूरी ताकत से उसे रोक दिया। उसे दूर धकेलते हुए कहा, मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे उठाओ, मुझे तुम्हारी गोद में नहीं आना। रणवीर चौहान, ठीक है जान, मैं तुम्हें नहीं उठाऊंगा, ठीक है। उसने बस यही सोचा था कि इससे उसे ज़्यादा आराम मिलेगा, लेकिन जब उसकी बाहों में मौजूद वह लड़की चिड़चिड़ा गई तो वह बस उसे प्यार से मनाता रहा और उसे अपने सहारे टिकने दिया और उसे क्लब से बाहर ले गया। जमीन पर अपनी हाई हील्स की आवाज़ सुनते हुए नंदिनी राजपूत ने अचानक उस अंधेरे में एक सवाल पूछा, रणवीर चौहान, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? आज रात उससे ये सवाल पूछने वाली वह दूसरी इंसान थी। खामोशी और दिल में बढ़ता फासला। इस बार हालांकि वह खामोश हो गया। कम से कम उसने उसे तुरंत कोई जवाब नहीं दिया और उसकी तनी हुई बाहें कुछ उदासीन सी लग रही थीं। रणवीर चौहान की आंखों में ऐसी भावनाएं थीं जिन्हें वह समझ नहीं पा रही थी और उनमें लाचारी की एक हल्की सी झलक थी। शायद उसे लगा कि वह नंदिनी बहुत ज़्यादा जिद कर रही है। इस खामोशी ने नंदिनी राजपूत के दिल को निराशा से भर दिया, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा एक सूनापन और उसके दिल में बढ़ती हुई ठंडक ने उसे घेर लिया। नंदिनी, क्या मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं रहा हूँ? रणवीर चौहान को समझ नहीं आ रहा था कि प्यार क्या होता है। उसके दिल में एक बेचैनी सी उभरने लगी। नहीं, तुम मेरे साथ बहुत अच्छे हो। बस बात सिर्फ इतनी है कि वह उससे प्यार नहीं करता, या यूं कहें कि वह उसे उतना प्यार नहीं करता जितना वह चाहती है। नंदिनी ने अपना सिर हिलाया और अचानक धीमी आवाज़ में हंस दी। बात सिर्फ इतनी है कि वह वास्तव में इस तरह की अच्छाई नहीं चाहती। उसे नहीं पता कि यह कब शुरू हुआ, लेकिन इस शादी और रिश्ते से उसकी उम्मीदें अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। गनीमत है कि हालांकि वह भी भावनाओं में बहने लगी थी, लेकिन कम से कम वह अपनी भावनाओं पर काबू रख सकती थी। उसे अभी भी अपने पिछले जन्म में अपनी माँ के कहे शब्द याद थे, भले ही तुम अपनी कौमार्य खो दो लेकिन अपना दिल मत खोना। नंदिनी सीधी खड़ी हुई, जानबूझकर उससे दूर हट गई और सीधे खड़ी कार की ओर चल दी। विराज की वापसी और पुरानी यादें। रणवीर चौहान जानता था कि वह परेशान है। वह कुछ सोच ही रहा था कि उसने ऊपर देखा और पाया कि एक और आदमी उसके सामने खड़ा था। जब नंदिनी ने उस आदमी को देखा तो वह कार में बैठने से पहले ही अपने कदमों पर रुक गई। नंदिनी, विराज ने जाहिर तौर पर परछाई में खड़े उस आदमी रणवीर को नहीं देखा, उसकी आंखें सिर्फ नंदिनी पर टिकी थीं।
विराज। जब से विराज नाम का ये एक्स बॉयफ्रेंड उसकी नज़रों में आया था, नंदिनी ने गुप्त रूप से उसके बारे में बहुत सारी जानकारी जुटाई थी और वह उसे एक नज़र में ही पहचान सकती थी। विराज ने सिर हिलाया, मानो वह एक ठंडी आह भर रहा हो। बहुत समय हो गया। मैं कल शादी कर रहा हूँ और अचानक मुझे लगा कि मुझे तुम्हारे पास आकर कुछ शब्द कहने चाहिए। उसके आदमियों ने उसे बताया था कि नंदिनी स्कारलेट आई है। बिना कुछ सोचे समझे वह गाड़ी चलाकर यहाँ आ गया, शायद सिर्फ उस पछतावे को दूर करने के लिए कि वे अंत में एक साथ नहीं रह सके। हालांकि नंदिनी बदल गई है, फिर भी वह उस समय के उस एहसास को बहुत याद करता है। लगता है कि हमारे बीच अब कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। नंदिनी उस आदमी की मानसिकता को समझ नहीं पा रही थी जो शादी से पहले अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को ढूंढता फिरता है। हालांकि विराज उसे ज्यादा परेशान नहीं कर रहा था। नंदिनी हमेशा उन लोगों से ज्यादा बात करती थी जिन्हें वह नापसंद नहीं करती थी। हमारा अतीत जो भी रहा हो, अब वह खत्म हो चुका है। विराज ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह इतनी बेबाकी और बिना किसी भावना के ऐसा बयान देगी। उसने हमेशा सोचा था कि नंदिनी के दिल में अभी भी उसके लिए भावनाएं हैं, एक जलती हुई जलन और एक कड़वा एहसास। नंदिनी की बात खत्म होते ही उसने महसूस किया कि एक बड़ी परछाई उसके ऊपर मंडरा रही है। रणवीर चौहान की आभा सर्द हो गई थी और उसके चेहरे के भाव कुछ भयावह हो गए थे। वह जानता था कि यह विराज कौन है, उसकी पत्नी का एक्स बॉयफ्रेंड। उससे पहले नंदिनी ने इस आदमी के साथ कुछ समय बिताया था। उसकी पत्नी धैर्यपूर्वक इस आदमी से ये बातें कहने के लिए भी तैयार थी। यह एहसास किसी चीज की तरह उसके दिल को खरोंच रहा था, जो उसे बहुत असहज कर रहा था। विराज ने आह भरी, मैं जानता हूं, मैं कल शादी कर रहा हूं, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूं कि तुम आओ। कम से कम हम उसे अपनी सच्ची शुभकामनाएं तो दे सकते हैं। मैं आऊंगी। नंदिनी ने सिर हिलाया, उसके पास कुछ और कहने की कोई इच्छा नहीं थी। शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, विराज ने भारी आवाज में कहा। इतनी रात हो गई है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। स्कारलेट एक हाई एंड क्लब है। हालांकि विराज को शक था कि शायद वह ऐसी प्रतिष्ठित जगह पर आकर किसी रईस और ताकतवर आदमी के साथ जुड़ गई होगी, लेकिन आज रात वह उन सभी अटकलों को एक तरफ रखने और उसे अपनी सबसे मासूम पहले प्यार की तरह मानने के लिए तैयार था। जरूरत नहीं है, धन्यवाद। और अभी रणवीर चौहान को अचानक ऐसा लगा कि वह उन दोनों के बीच सिर्फ एक राहगीर था। इस वक्त वह अपनी पत्नी के एक दूसरे अजनबी के साथ जटिल प्रेम घृणा के रिश्ते का गवाह बन रहा था, एक ऐसा रिश्ता जिसमें वह दखल नहीं दे सकता था। विराज का गुरूर और खौफनाक हकीकत। नंदिनी राजपूत द्वारा ठुकराए जाने के बाद विराज को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसकी पहले की सारी उदासी और भावुकता तुरंत गायब हो गई, अब केवल नंदिनी की एहसान फरामोशी ही उसके दिमाग में बची थी। हालांकि किसी बूढ़े या रईस आदमी के जाल में फंसने के बाद उसने उस विराज पर पूरी तरह से ध्यान देना बंद कर दिया था। रणवीर चौहान ने अचानक अपना हाथ बढ़ाया और नंदिनी की कलाई पकड़कर उसे धीरे से अपनी बाहों में खींच लिया। उसने सीधे विराज को घूरा, उसका आकर्षक चेहरा बिल्कुल भावहीन था। नंदिनी की ओर देखने का उसका विराज का नजरिया तुरंत रुक गया। जनाब, आपकी कार मेरा रास्ता रोक रही है। तब जाकर विराज ने उसके बगल में खड़े उस आदमी पर ध्यान दिया, जिसका चेहरा साफ तौर पर उदास और सर्द था। थोड़ा ध्यान से देखने पर उसे एहसास हुआ कि यह रणवीर चौहान था। यह महान शख्सियत यहाँ क्या कर रही है? उसे याद आया कि यह जगह स्कारलेट थी, इसलिए अगर वह सच में यहाँ मिल जाए तो कोई अजीब बात नहीं थी। उसे याद आया कि पिछली बार उसने इस दिग्गज आदमी को एक बिजनेस बैंक्वेट में देखा था, जहां उसने दूर से उसकी एक झलक देखी थी। इस आदमी के बारे में फैली खौफनाक अफवाहों ने विराज को थोड़ा रोमांचित कर दिया था, लेकिन ज्यादातर वह डरा हुआ था और अब उसे नंदिनी की कोई परवाह नहीं थी। चौहान साहब, मुझे माफ कीजिएगा, मैं अभी अपनी गाड़ी हटाता हूँ। विराज तुरंत कार में बैठा, गाड़ी को बैक किया और कुछ ही मिनटों में उनकी नज़रों से पूरी तरह गायब हो गया। ईर्ष्या और उलझे हुए जज्बात। चलो चलते हैं, तुम गाड़ी चलाओ। नंदिनी ने अपनी नज़रें हटाईं, उसके और कार के सामने से घूमकर गई, कार का दरवाज़ा खोला और सीधे पैसेंजर सीट पर बैठ गई। रणवीर चौहान ड्राइवर की सीट पर लौट आया, लेकिन उसने गाड़ी नहीं चलाई। वह बस उसे घूरता रहा और बोला, वह सिर्फ एक एक्स बॉयफ्रेंड है। क्या उससे इतनी बातें करना ज़रूरी था? उस जैसे आदमी में याद करने लायक क्या है? वह उसके चेहरे के भावों को घूर रहा था, मानो यह समझने की कोशिश कर रहा हो कि क्या वह अब भी उसके लिए कोई परवाह या चाहत दिखाती है। नंदिनी को नहीं पता था कि उसके इस ईर्ष्यालु और अधिकार जताने वाले भाव के पीछे क्या है। क्या यह उसका पागलपन था? अगर मैं उससे बचती रही तो शायद मैं उससे और भी ज्यादा पीछा नहीं छुड़ा पाऊंगी। विराज अपने इस आत्ममुग्ध भ्रम में फंस सकता है कि मैं अभी भी उसे पसंद करती हूँ, जिससे मुसीबत खड़ी हो सकती है। ऐसा करने से बेहतर है कि मैं अभी उसे सब कुछ साफ साफ बता दूं।
हालांकि विराज से नंदिनी की यह पहली मुलाकात थी पुनर्जन्म के बाद, लेकिन वह साफ तौर पर महसूस कर सकती थी कि वह थोड़ा भ्रमित था और उसके अंदर की उस अजीब सी श्रेष्ठता की भावना ने उसे कुछ हद तक घृणा से भर दिया था। हाँ, क्या बड़े साहब ने धोखा खाने के लिए पहले से ही खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लिया है? नंदिनी ने व्यंग्य करते हुए कहा। उसके चेहरे के भावों में असली और नकली भावनाओं का मिश्रण था। नंदिनी, वह अचानक मुड़ा और उसे गले लगा लिया। नंदिनी, तुम हमेशा मुझे ऐसे क्यों बुलाते हो? नंदिनी अब उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती थी और चुपचाप कार की खिड़की के सहारे टिक गई। हर बार जब वह उसका नाम पुकारता था तो उसका दिल कांप उठता था और उसे इस एहसास से नफरत थी। बेवकूफ़ी का एहसास और बढ़ती दूरियां। चाहे मैं तुमसे प्यार करूं या न करूं, तुम मुझसे बच नहीं सकती, खासकर तब से जब से तुम श्रीमती चौहान बन गई हो। रणवीर चौहान को केवल एक श्रीमती चौहान चाहिए थी और उसके प्यार और मीठे शब्दों का केंद्र केवल श्रीमती चौहान थी, नंदिनी राजपूत नहीं। भला उसके मन में पहले उसके साथ जिंदगी बिताने का ऐसा बचकाना ख्याल कैसे आ सकता था? बेवकूफ़, मैंने सच में उसके लिए भावनाएं रखनी शुरू कर दी थी। गनीमत है कि मैं उसके प्यार में पूरी तरह नहीं पड़ी। मैं समझ गई। मैं शादीशुदा औरतों के सभी नियमों का पालन करूंगी। क्या अब मैं घर जा सकती हूँ? मैं बहुत थकी हुई हूँ। रणवीर चौहान समझ सकता था कि वह बस टालमटोल कर रही थी, लेकिन उसने खुद को रोक लिया, ये सोचकर कि वह सच में आज बहुत थक गई है और रात भर अच्छी नींद लेने के बाद वह बेहतर महसूस करेगी। घर पहुंचते ही नंदिनी सीधे ऊपर चली गई। नहाने के बाद उसने रणवीर चौहान को बिस्तर के पास देखा और समझ गई कि वह उसके बगल में सोने वाला था। आज मौसम कुछ खास अच्छा नहीं है। नंदिनी ने गंभीरता से बाहर की तरफ देखा, फिर बिना उठे बिस्तर के किनारे बैठ गई। मुझे थोड़ी ठंड लग रही है, इसलिए मैं ओढ़ने के लिए 2 कंबल निकाल लूंगी। रणवीर चौहान अच्छी तरह समझ गया कि वह उससे अलग बिस्तर पर अलग कंबल में सोना चाहती थी और उसका चेहरा पूरी तरह से स्याह पड़ गया। ठुकराया हुआ दिल और ज़बरदस्ती की नज़दीकियाँ। क्या वह अब अपने बगल में उसके लेटने से भी इतनी नफरत करने लगी है? रणवीर चौहान अब खुद पर और काबू नहीं रख सका और अचानक उसे बिस्तर पर दबाते हुए उस पर चुंबनों की बारिश कर दी। वे चुंबन उग्र और ज़बरदस्त थे, वह मुश्किल से सांस ले पा रही थी। उस पल रणवीर चौहान को वास्तव में एक तरह के दर्द का एहसास हुआ। यह अनजानी भावना उसके लिए बहुत ही अजीब और नई थी। वह उसे ठुकरा रही थी और उसे अपने करीब नहीं आने दे रही थी। रणवीर चौहान। कुछ पलों तक संघर्ष करने और उसे बेकार पाने के बाद नंदिनी ने हार मान ली और हिलना डुलना बंद कर दिया। ठंड, आज कोई बारिश नहीं हुई थी या ठंड नहीं बढ़ी थी और हम एयर कंडीशनिंग भी चालू कर सकते हैं। उसका ये बहाना बहुत ही कमज़ोर था। शायद वह उसे कोई गंभीर या टालमटोल वाला जवाब देने की जहमत भी नहीं उठाना चाहती थी। जब उसने उसे छोड़ा तो उसे अपने होठों पर जलन और दर्द महसूस हुआ, उसने उसे काट लिया था। नंदिनी ने ज्यादा संघर्ष नहीं किया, लेकिन उसकी साफ काली और सफ़ेद आंखें बस उसे घूरती रहीं, जिससे वह किसी ऐसे बेचारी और मासूम जानवर की तरह लग रही थी जिसे सताया गया हो। उसने अपने बाथरोब के कॉलर को कसकर पकड़ लिया, उसकी आंखें थोड़ी लाल लग रही थीं। रणवीर चौहान, क्या तुम्हें हमेशा ऐसे हिंसक और ज़बरदस्ती वाले तरीके अपनाना ही पसंद है? भले ही रणवीर चौहान अभी भी नाखुश था, लेकिन उसकी नाराज़गी धीरे धीरे कम हो रही थी और उसका दिल नरम पड़ गया। क्या अब मैं तुम्हें छू भी नहीं सकता? रणवीर चौहान ने अपना हाथ बढ़ाया और उसका बाथरोब ठीक किया, उसकी गहरी नज़रों में एक ठंडी झलक थी। एक अच्छी बच्ची बनकर रहो, श्रीमती चौहान। गहरी नींद में जाने से पहले नंदिनी की आखिरी याद रणवीर चौहान का चेहरा था, जो उसके इतने करीब था। सुबह की गर्माहट और एक अनकहा समझौता। शायद वह बहुत ज्यादा थक गई थी, दिन भर की घटनाओं ने उसकी सारी ऊर्जा सोख ली थी। उसे सच में थोड़ी ठंड लग रही थी, लेकिन न जाने क्यों ऐसा लगा मानो एक गर्म बादल ने उसे कसकर लपेट लिया हो और उसे लगा जैसे वह एक बहुत ही गर्म और सुकून भरे आलिंगन में समा गई हो। यह आरामदायक था और इससे उसे सुरक्षा का एक गहरा एहसास हुआ। जब अगले दिन नंदिनी ने अपनी आंखें खोलीं तो उसे पूरे शरीर में सुस्ती महसूस हो रही थी और आसपास की गर्माहट ने उसे बिस्तर से न उठने के लिए मजबूर कर दिया। मेरी नज़रें घूमी और मैंने अपने सामने एक चौड़ी छाती देखी, जिसकी शहद के रंग वाली त्वचा साफ तौर पर उभरी हुई, चिकनी और मुलायम लग रही थी। जब उसे एहसास हुआ कि वह एक इंसान के रूप में तकिए रणवीर चौहान को गले लगाए हुए है, तो वह अनजाने में ही सुन्न पड़ गई। उसने सोचा था रणवीर चौहान के व्यक्तित्व और गुस्से को देखते हुए वह पक्का दरवाज़ा जोर से पटक कर चला जाएगा, या कम से कम स्टडी रूम में सोएगा और उनके बीच कुछ समय के लिए एक खामोश जंग चलेगी। लेकिन उसने न केवल ऐसा नहीं किया, बल्कि वह उसके बगल में सो भी गया। उठ गई। गुड मॉर्निंग। रणवीर चौहान ने अपनी बाहों में मौजूद शख्स की हल्की सी हरकत महसूस की, अपनी गहरी और नींद से भरी आंखें खोलीं और उसके बिखरे हुए बाल, जो किसी पक्षी के घोंसले की तरह लग रहे थे, उसके आकर्षण को जरा भी कम नहीं कर रहे थे। गुड मॉर्निंग, नंदिनी ने जवाब दिया। उसे याद आया कि कल रात क्या हुआ था और उसने इस विषय को दोबारा न छेड़ने का फैसला किया।
कुछ बातों की चिंता करने का कोई फायदा नहीं है, बस जिंदगी को वैसे ही जियो जैसे वह सामने आती है। और रणवीर चौहान के उस मामले को उठाने की संभावना तो और भी कम थी, जिसके कारण बहस हुई थी। आयशा का उकसावा और शादी का वेन्यू। नाश्ते के बाद नंदिनी को आयशा का एक और टेक्स्ट मैसेज मिला, जिसमें उसे याद दिलाया गया था कि वह ये न भूले कि आज विराज की शादी है और उसने आने का वादा किया था। ये औरत उसे नंदिनी को उसके एक्स बॉयफ्रेंड की शादी में देखने के लिए इतनी उतावली क्यों है? मैं पहले काम पर जा रहा हूं और मैं तुम्हें शादी के बाद वहां से ले लूंगा। रणवीर चौहान ने एक टिश्यू से अपना मुंह पोंछा। वह पहले ही अपनी कार की चाबियां ले चुका था और बस निकलने ही वाला था। मैं तुम्हें अभी शादी वाली जगह पर छोड़ देता हूँ। ठीक है। नंदिनी ने शुरू में सोचा था कि वह भी उसके साथ शादी में शामिल होगा, लेकिन यह अच्छा ही था कि वह नहीं हुआ, ताकि लोगों का ज्यादा ध्यान उनकी तरफ न जाए। रॉयल पैलेस होटल। अंदर दुल्हन अभी भी अपना मेकअप करवा रही थी। कहा जा रहा था कि वह मुंबई के एक नए नवेले रईस परिवार की बेटी है। कपूर परिवार की नज़रें उसके इकलौती बेटी होने की हैसियत और उस भारी संपत्ति पर टिकी थी जो उसे विरासत में मिलने वाली थी। अभी कपूर परिवार शादी की तैयारियों में बेहद व्यस्त था। श्रीमती कपूर होने के नाते सुमित्रा कपूर स्वाभाविक रूप से अपने बेटे के साथ ससुराल वालों और खास मेहमानों का स्वागत कर रही थी। मीडिया का जमावड़ा और कपूर परिवार का रुतबा। प्रवेश द्वार पर बहुत सारे रिपोर्टर खड़े थे। ये नज़ारा काफ़ी शानदार था। एमी एंटरटेनमेंट एजेंसी के नवनियुक्त अध्यक्ष के रूप में विराज कपूर काफ़ी मशहूर था, इसलिए स्वाभाविक रूप से मीडिया वाले इस तरह की गपशप और बड़ी खबर को हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। मुंबई में चौहान, सिंघानिया, मल्होत्रा और खन्ना जैसे प्रतिष्ठित और पुराने रईस परिवार हैं, और साथ ही कपूर परिवार जैसे नए उभरते हुए अमीर व्यापारी परिवार भी हैं। मुंबई के मनोरंजन जगत के दिग्गजों में एमी की रैंकिंग और दुल्हन द्वारा करोड़ों रुपये का दहेज लाए जाने की अफवाहों को देखते हुए ये तय था कि कल ये खबर हर अखबार की हेडलाइन बनने वाली थी। आज की शादी के मुख्य किरदार दूल्हा और दुल्हन हैं। जब नंदिनी राजपूत अकेले रॉयल पैलेस होटल पहुंची तो उसे रास्ता दिखाने के लिए कोई पहले से ही अंदर मौजूद था। विराज ने अपनी शादी में अपने कई कॉलेज के दोस्तों को बुलाया था। जूली, श्रुति और लगभग वे सभी वहां मौजूद थे। दरवाजे पर निमंत्रण कार्ड दिखाने और शगुन देने के बाद नंदिनी आसानी से अंदर दाखिल हो गई। चूंकि आज शादी में दुल्हन ही मुख्य आकर्षण होती है, इसलिए नंदिनी ने जानबूझकर हल्के रंग की एक सादी लेकिन खूबसूरत ड्रेस पहनी थी और वह अकेले ही आई थी। पुरानी यादें और जलील होने का वो दर्द। नंदिनी, तुम भी यहाँ क्यों आए हो? जूली अंदर आते ही किसी से बात कर रही थी जब उसने नंदिनी को देखा और वह थोड़ी हैरान रह गई। उसके सवाल में कोई दुर्भावना नहीं थी। उस समय कॉलेज में नंदिनी और विराज के रिश्ते के बारे में पूरे बैच को पता था। उनके परिवारों की हैसियत में ज़मीन आसमान का फ़र्क होने के कारण विराज की माँ सुमित्रा कपूर नंदिनी के प्रति बेहद कठोर और क्रूर थी। उसने तो क्लासरूम के दरवाजे तक नंदिनी का पीछा किया था और अपने बेटे को फंसाने का इल्ज़ाम लगाकर उसका सरेआम मजाक उड़ाया था। उसकी गालियां और ताने बेहद अपमानजनक थे। इतना ही नहीं, सुमित्रा कपूर ने उस वक्त नंदिनी की मां देविका को भी बुलाकर खूब हंगामा किया था और उस पर अपनी बेटी को सही परवरिश न देने का इल्ज़ाम लगाया था। उसने ताना मारा था कि इतनी छोटी हैसियत वाले लोग भी उनके कपूर परिवार तक पहुंचने का सपना देख रहे हैं। एक दबंग और रईस औरत ने सरेआम एक छात्रा का अपमान किया था, उसकी जरा भी इज्जत नहीं रखी थी। नंदिनी उस वक्त फूट फूट कर रोई थी। विराज भी अपनी मां से डरता था और वह बस अपनी मां को शांत करने और बात को खत्म करने की कोशिश ही कर पाया था। नंदिनी और उसकी मां के बीच का रिश्ता भी कुछ खास अच्छा नहीं था। उसकी मां ने बिना कुछ पूछे समझे ही उसके बाल पकड़ लिए थे और उसे बेशर्म कहकर कोसने लगी थी। वह तो सुमित्रा कपूर से भी ज्यादा भड़की हुई थी। इस पूरे हंगामे की वजह से नंदिनी और विराज का पूरी तरह से ब्रेकअप हो गया था। उस समय नंदिनी बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ गई थी और 1 महीने तक कॉलेज नहीं आई थी। हालांकि जूली और नंदिनी की उस समय कोई खास बातचीत नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे नंदिनी के लिए बहुत गहरी सहानुभूति महसूस हुई थी। जूली की हैरानी और एक अनकहा सच। हालांकि जूली को अब लगता है कि नंदिनी सच में एक बहुत ही अद्भुत इंसान है, जो अचानक से इतने ताकतवर चौहान परिवार की बहू बन गई है। मुंबई में चौहान परिवार के रुतबे पर कोई सवाल ही नहीं उठा सकता। कपूर परिवार तो उनकी बराबरी करने के लायक भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, उसने बड़े साहब रणवीर चौहान से शादी की थी। इस लड़की की किस्मत सच में बहुत अच्छी है। नंदिनी को याद आया कि यही वह लड़की थी जो उसे पिछली बार क्लास रियूनियन में ले गई थी। इसका नाम जूली था और यह काफ़ी मासूम और दयालु लग रही थी। हाँ, मुझे निमंत्रण मिला था। नंदिनी ने अपने हाथ में मौजूद शादी का कार्ड लहराया। क्या हम एक साथ अंदर चलें? ठीक है। जूली को उम्मीद नहीं थी कि विराज ने ही नंदिनी को ये कार्ड भेजा होगा। वह विराज की इस हरकत से बिल्कुल भी सहमत नहीं थी। वह अच्छी तरह जानता था कि उसकी मां नंदिनी से कितनी नफरत करती है, फिर भी उसने अपनी एक्स को अपनी शादी में बुलाया था।
नंदिनी के बारे में वह जितना जानती थी, उसे पता था कि वह कभी भी अपनी मर्जी से अपने एक्स की शादी में नहीं आती। मुझे आश्चर्य है कि क्या विराज को पता है कि नंदिनी की शादी हो चुकी है, और वह भी रणवीर चौहान से। जूली एक पल के लिए झिझकी, वह समझ नहीं पा रही थी कि उसे विराज को ये बात बतानी चाहिए या नहीं। दूल्हे से सामना और एक ठहरा हुआ पल। वे दोनों अपने अपने ख्यालों में खोई हुई होटल में दाखिल हुईं और कई लोगों का ध्यान उनकी तरफ गया। नंदिनी पूरे समय बिल्कुल शांत और सहज रही, मानो वह वहां सिर्फ एक आम मेहमान की तरह शादी में शामिल होने आए हो। यह एक बहुत ही अजीब इत्तेफाक था कि उन दोनों का सामना सुमित्रा कपूर, जो बहुत जल्दी में लग रही थी, और विराज से हो गया, जो आज का दूल्हा था। नंदिनी, तुम यहाँ हो। विराज एक पल के लिए सन्न रह गया, और उसे देखते ही उसकी आंखों में एक गहरी हैरानी और प्रशंसा की चमक